नमस्कार, मैं हूं सृजन राज और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आज हम बात करेंगे आदिवासियों पर हुए जुल्म की एक ऐसी वारदात की जो आपको झकझोर देगी। ये ऐसी वारदात थी जिसमें बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। ये एक ऐसी वारदात थी जिसमें औरतों, बच्चों या बुजुर्गों किसी को भी बख्शा नहीं गया। आदिवासियों के घरों को तहस नहस कर दिया गया, बच्चों और बुजुर्गों को पीटा गया, औरतों का रेप किया गया। इस वारदात को बदमाशों के किसी गैंग या डाकुओं ने अंजाम नहीं दिया था। जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था वे नशे में भी नहीं थे। इस घटना का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि यह वारदात पुलिस, जंगल और राजस्व विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में अंजाम दिया गया था। यह वारदात तमिलनाडु के वाचाती नाम के गांव में अंजाम दी गई, जो घने जंगल में बसा था। यह मामला 1992 का है, लेकिन आज हम आपके सामने इस मामले पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इस मामले में अदालत का फैसला आया है। 29 सितंबर 2023 को मद्रास हाई कोर्ट ने 1992 में हुए बर्बरता की इंतहा पार कर जाने वाले लोगों को दोषी करार दिया। आदिवासियों पर बरपाई गई बर्बरता की इस कहानी का एक अच्छा पहलू भी है। यह पहलू है आदिवासियों का संघर्ष। इस मुकदमे में फैसला आने में 31 साल का समय लग गया। इतने लंबे समय तक सरकार की ताकत से लड़ना और इंसाफ हासिल करना आसान तो नहीं रहा होगा। आइए इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार आपके सामने रखते हैं। वाचाती तमिलनाडु के धनपुरी जिले का एक आदिवासी गांव है जो हरूर तालुका के मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर है। इस गांव में लगभग 200 घर थे और 1992 में इस गांव की कुल जनसंख्या 655 थी, जिनमें से 643 मलयाली आदिवासी समुदाय के लोग थे। चिथेड़ी पहाड़ों की तलहटी में बसा वाचाती गांव चारों तरफ से थुम्बकल रिजर्व फॉरेस्ट और पल्लीपट्टी रिजर्व फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। यहां बसे आदिवासी गुजर बसर के लिए छोटी मोटी खेती करते और जंगलों से कुछ फल फूल और कांदे जमा करते। लेकिन इनमें से ज्यादातर आदिवासी दिहाड़ी मजदूर थे, यानी इन आदिवासियों की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। जिन जंगलों में यह गांव बसा था वहां बड़ी मात्रा में चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। प्रशासन को शक था कि वाचाती गांव के लोग चंदन की तस्करी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि चंदन की तस्करी तमिलनाडु वन विभाग और राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चिंता बनती जा रही थी। इसको रोकने के लिए राज्य सरकार ने स्पेशल स्क्वाड्स बनाए थे। 25 मई 1992 को जंगल के इस इलाके में एक डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आए। इन्होंने यहां ज्वाइन करने के करीब 20 दिन बाद यानी 14 जून को जिला कलेक्टर, एसपी और दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में यह तय किया गया कि 6 दिन बाद यानी 20 जून को वाचाती गांव पर छापा मारा जाए। और रणनीति के हिसाब से 20 जून 1992 को अधिकारियों और वन विभाग व पुलिस के एक बड़े काफिले के साथ वाचाती गांव में छापा मारा गया। छापा मारने वाली टीम में 270 लोग शामिल थे। उसके बाद इस गांव में इस टीम ने जो कोहराम मचाया उसकी दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। यहां पूरा दल आदिवासियों के गांव पर टूट पड़ा। आदिवासियों के घर तहस नहस कर दिए गए। पुलिस ने गांव के बूढ़े, महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से पीटा। घरों में मौजूद सभी सामान और औजारों को नष्ट कर दिया गया। गांव की 18 महिलाओं को जंगल में खींच ले गए और उनके साथ बलात्कार किया। गांव के मुखिया को औरतों के कपड़े उतारने को मजबूर किया गया और उन्हीं औरतों से मुखिया की जूतों से पिटाई करवाई गई। आदिवासियों के पशुओं को मारकर कुओं में फेंक दिया गया, जिससे कुएं दूषित हो गए। इस वारदात के बाद एक और शर्मनाक काम प्रशासन ने किया। आदिवासियों के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। जंगल में आदिवासियों के साथ इस बर्बरता के लगभग 1 महीने तक किसी को इस घटना की भनक तक नहीं लगी।
करीब एक महीने बाद यानी 14 जुलाई 1992 को तमिलनाडु ट्राइबल एसोसिएशन के सचिव पी षणमुगम ने जब इस गांव का दौरा किया और गांव के लोगों से मिले तो उन्होंने इस बर्बरता की पूरी कहानी उन्हें सुनाई। लेकिन इस दौरान पुलिस प्रशासन अपनी कहानी तैयार कर चुका था। अपने बचाव में पुलिस ने दावा किया कि छापे के दौरान तस्करी के लिए रखे चंदन की लकड़ी भी बरामद की गई। अधिकारियों का दावा था कि छापे के दौरान गांव वालों ने उन पर हमला भी किया, जिसमें एक वन अधिकारी को गहरी चोट आई और 23 और अधिकारी भी जख्मी हुए। लेकिन जब यह मामला ट्राइबल एसोसिएशन की जानकारी में आ गया तो उन्होंने इस मामले को छोड़ा नहीं। 18 जुलाई 1992 को सीपीआईएम के सांसद ए नल्लासिवन ने मुख्यमंत्री जयललिता को एक पत्र लिखकर इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की। इसके अलावा सीपीआईएम के सांसद ने 5 अगस्त 1992 को राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया। अंततः राज्य सरकार पर दबाव बना और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर के डायरेक्टर बी बहमती ने अगस्त 6 से 8 के बीच वाचाती का दौरा किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए, जिसमें अधिकारियों ने बयान दिया था कि इस घटना को कुछ राजनीतिक दल बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि महिलाओं के साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई है, क्योंकि छापे के दौरान महिला कांस्टेबल भी दल में शामिल थीं। बहमती रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई कि आदिवासियों की शिकायत के बाद न तो कलेक्टर और न ही एसपी ने क्षेत्र का दौरा किया। रिपोर्ट में सुझाया गया छापे के दौरान हुए नुकसान की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अधिकारियों ने इल्जाम लगाया था कि आदिवासियों ने अपने घर खुद ही तोड़े थे। लेकिन रिपोर्ट में यह कहा गया कि यह बात किसी भी एंगल से सच नहीं लग रही थी। रिपोर्ट में कई महिला कांस्टेबलों के बयान भी लिए गए थे। इन महिला कांस्टेबलों ने बताया कि इस छापे के दौरान वास्तव में आदिवासी महिलाओं पर जुल्म किया गया और कई निर्दोष आदिवासी महिलाओं पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। आइए इसके बाद यह केस आगे बढ़ते हुए सीबीआई तक कैसे पहुंचा, ये जानते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर श्री नल्लासिवन ने 20 सितंबर 1992 को मद्रास हाईकोर्ट में आदिवासियों पर हुई बर्बरता की गहरी जांच की मांग करते हुए रिट याचिका दाखिल की। इसके साथ में यह मांग भी की गई कि आदिवासियों को उनके नुकसान के लिए उपयुक्त मुआवजा भी मिलना चाहिए। इस केस के दौरान 12 जनवरी 1993 को एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उप सचिव आर भास्करन ने एक एफिडेविट में कहा कि आदिवासियों ने बिना किसी उकसावे के अधिकारियों पर हमला किया। दोनों पक्षों में बहस हुई और अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि इस मामले में गहरी जांच की जरूरत है। कोर्ट ने फैसला देते हुए मामला सीबीआई को सौंप दिया। इस जांच का कार्यभार डिप्टी एसपी एस जगन्नाथन को दिया गया। उन्होंने जांच के बाद 269 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की और तत्कालीन प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एम हरिकृष्णन को मुख्य अभियुक्त बनाया। इसके साथ साथ 4 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अफसरों को भी आरोपी माना गया। इन अधिकारियों के अलावा भी आरोपियों की सूची काफी लंबी थी। इस मामले में अदालत के भीतर भी लंबी लड़ाई चली, लेकिन क्या अंततः आदिवासी को इंसाफ मिल सका? इस केस में बड़ी संख्या में आरोपी होने की वजह से इसकी जांच में काफी समय लग गया। इस मामले में 74 गवाहों को पेश किया गया। अदालत की सुनवाई, सबूत और गवाही को पूरा होने में 19 साल का समय बीत गया। अंततः धर्मपुरी सेशंस कोर्ट ने 29 दिसंबर 2011 में अपना फैसला सुनाया। इस समय तक कम से कम 54 आरोपियों की मौत हो चुकी थी। बाकी 215 अधिकारियों को आईपीसी और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की धाराओं में दोषी पाया गया। अदालत ने अपना फैसला देते हुए कहा कि जिन आदिवासी औरतों का बलात्कार किया गया उन्हें 15-15 हजार मुआवजा दिया जाए और ये आरोपियों के द्वारा फाइन के रूप में लिए जाए। इस फैसले के बाद ही सारे आरोपियों ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में भी एक लंबी लड़ाई चली और इस लड़ाई में 11 साल लग गए। इस केस के जज जस्टिस पी वेल मुरुगन ने अपना फैसला सुनाने से पहले खुद वाचाती का दौरा किया।
और 29 सितंबर 2023 को अपना फैसला सुनाते हुए सेशंस कोर्ट के फैसले को सही बताया और मुआवजे की रकम 15,000 से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया, जिसका 50% दोषियों से लिए जाने का आदेश दिया। इसके साथ ही पीड़ितों के रोजगार के प्रावधान बनाने के आदेश भी दिए। इसके साथ साथ राज्य सरकार से इस पर एक रिपोर्ट भी मांगी। एक लंबी लड़ाई के बाद यह साबित हो गया कि पुलिस, वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने आदिवासियों पर जुल्म किया था, लेकिन इंसाफ मिलने में इतना समय लग गया कि अब इसका कुछ मतलब भी है या नहीं, पता नहीं। दोस्तों, देश के आदिवासी समुदायों को जानने समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर आएं। यहां आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स, ट्राइबल किचन और कई अन्य कार्यक्रम मिलेंगे। धन्यवाद।